जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, जो तुझसे लिपटी बेड़ियां समझ न इनको वस्त्र तू, ये बेड़ियां पिघाल के बना ले इनको शस्त्र तू। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। आज 10th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पावर शेयरिंग, सत्ता की साझेदारी चैप्टर पढ़ते हैं। पावर शेयरिंग, शेयरिंग मतलब बंटवारा, सत्ता की साझेदारी। डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा गुण है कि वो पावर किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता है। विश्व में अधिकतर कंट्री में अब डेमोक्रेसी आ चुका है, लेकिन जहां पे तानाशाही होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, वहां पे एक विशेषता होती है कि पावर एक सेंट्रलाइज होता है। तो इस चैप्टर में दो देशों के एग्जाम्पल के जरिए, 2 कंट्रीज के एग्जाम्पल के जरिए इसको पावर शेयरिंग को समझाने की कोशिश की गई है। वो दोनों देश हैं, एक श्रीलंका और दूसरा बेल्जियम। 2 कंट्रीज का एग्जाम्पल लेकर इस चैप्टर को क्लियर किया है, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। श्रीलंका का एग्जाम्पल नेगेटिव संदर्भ में है और बेल्जियम का एग्जाम्पल पॉजिटिव में है। मतलब श्रीलंका ने 2 कम्युनिटी है, वहां पे आपस में लड़ते रहे, सिविल वॉर होता रहा। बेल्जियम में 2 कम्युनिटी हैं, एक तीसरा भी, वो आपस में बहुत सिस्टमैटिक तरीके से संविधान का निर्माण, बहुत सिस्टमैटिक तरीके से रूल्स बनाया और बहुत तरीके से शासन में पूरे विश्व के सामने एक बेहतर एग्जाम्पल प्रस्तुत किया, वेरी गुड एग्जाम्पल प्रस्तुत किया। अब मैं बताता हूं कि श्रीलंका और बेल्जियम की बात क्या है। मान लीजिए 2 गांव है, एक गांव ऐसा है जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग रहते हैं। एक की संख्या अधिक है, संख्या जिसकी अधिक होती है उसको मेजोरिटी कहते हैं, मतलब बहुसंख्यकवाद। और जिसकी संख्या कम है, जाति समझ लीजिए, कम्युनिटी समझ लीजिए, जो भी, ये एग्जाम्पल आसानी से आप समझेंगे। और एक की संख्या कम है, वो मतलब छोटी संख्या, उसका माइनॉरिटी मतलब अल्पसंख्यक। अब क्या करते, बहुसंख्यक वाला अल्पसंख्यक को दबाते, क्योंकि उनकी संख्या ज्यादा है, उनके पास ताकत ज्यादा, उनके पास संपत्ति ज्यादा, सब कुछ होगा, तो जिसके कारण उसको दबाते हैं। ना उसको किसी फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने देते, ना किसी तरीके का सोशल कल्चरल प्रोग्राम होता उसमें, अपना ही दबदबा रखते, अपना ही डोमिनेशन रखते। तो गांव में सुखी से बड़े लोग भी नहीं रह पाएंगे, और आपके आसपास कोई दब रहा हो, सुखी नहीं हो, मतलब दुखी हो, तो आप भी सुखी नहीं रह सकते। ये एग्जाम्पल श्रीलंका से आप समझिए। श्रीलंका में तो गांव सही से नहीं रह पाएगा। और दूसरा एग्जाम्पल है वो गांव जिसमें 2 कम्युनिटी के लोग तो रहते हैं, एक की संख्या कम है और एक की संख्या अधिक है, लेकिन दोनों सरकार में अपनी भागीदारी रखते, दोनों साथ मिलकर अपना फेस्टिवल मनाते, दोनों साथ मिलकर जो भी कानून पंचायत बैठक होती है सबको महत्व दिया जाता है। तो ये मतलब 2 कंट्री के बारे में, एक श्रीलंका और एक बेल्जियम। श्रीलंका में क्या बात है, जरा आगे देखते हैं। आपको इस चैप्टर में 2, 3, 4 क्वेश्चंस मेनली पूछा जाता है। लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस की प्रिपरेशन आप करेंगे तो आप शॉर्ट टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। पूछता है कि श्रीलंका का डेमोग्राफी बताओ। डेमोग्राफी वर्ड से मतलब होता है संख्या, क्षेत्रफल, पॉपुलेशन, परसेंटेज, भाषा बोलने वाले लोग, ये सब सारी बातें। अब कहेगा कि कैसे, उसने एक बैड एग्जाम्पल का मतलब है कि वहां पे बहुसंख्यकवाद अल्पसंख्यक पे, मतलब जो मेजोरिटी लोग हैं और जो माइनॉरिटी पे कैसे उसको दबाया, कैसे वहां पे सिविल वॉर की स्थिति आ गई, ये बातें पूछता है। तो आप डेटा को बड़ी ध्यान से सुनिए, छोटा छोटा है, 2-3 बातें को स्पष्ट रूप से याद करेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। देखिए श्रीलंका एक छोटा सा कंट्री है, मतलब भारत के नक्शे के सामने छोटा सा नीचे स्टेट तमिलनाडु के नीचे देखते होंगे, श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में जो एक पुल भी बना की बात है, जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। तो उस श्रीलंका की बात हो रही है। श्रीलंका की आबादी लगभग 2 करोड़ है, अप्रोक्सीमेटली 2 करोड़, जो कि हरियाणा हमारा जो स्टेट है उसकी आबादी के बराबर है। मतलब 2 करोड़, एक स्टेट के, हमारे स्टेट के इक्वल में उसका क्षेत्रफल भी, एरिया भी माना जा सकता है। तो मतलब एरिया एक हमारे स्टेट के इक्वल में, पॉपुलेशन 2 करोड़। और वो आज़ाद, जैसे हम 1947 में आज़ाद इंडिपेंडेंट हुए 15 अगस्त को, वो फरवरी 1948 में आज़ाद हुआ। 2-3 बातें मैंने कहा। आबादी कितनी, पॉपुलेशन कितना, 2 करोड़। एक भारत की स्टेट के इक्वल में एरिया है, और कहाँ है, भारत के साउथ में है,
और डेमोग्राफी में बात बता दूं, मतलब आज़ाद कब हुआ तो फरवरी 1948 में, मतलब लगभग एक साल या कुछ महीनों बाद भारत से। लेकिन देखिए भारत में एक अच्छा कानून सब कुछ ला करके एक सिस्टमेटिक व्यवस्था की गई, लेकिन श्रीलंका में क्या क्या बातें हुई वो देखिए। श्रीलंका की पहले डेमोग्राफी की बात करते हैं। पॉपुलेशन 2 करोड़, वहां पे 2 कम्युनिटी रहते हैं, मतलब 2 भाषा बोलने वाले भी बोल सकते हैं, एक सिंहला और एक तमिल। सिंहला भाषा बोलने वाले का जो परसेंटेज है वो 74% है और तमिल 18% लोग बोलते हैं। तमिल में 2 ग्रुप है, एक नेटिव तमिल मतलब जो वहीं के हैं, और एक इंडिया से भी गए थे औपनिवेशिक काल में, मतलब जब अंग्रेज शासन कर रहे थे कॉलोनियल पीरियड में, तो वहां पे गए थे। तो 5% आबादी लगभग तमिल, इंडियन तमिल की है और 13% आबादी उनका अपना है। लेकिन टोटल आपको याद रखना है कि 74% सिंहली भाषा बोलने वाले एंड 18% तमिल भाषा बोलने वाले। तमिल में 2 ग्रुप, 13% नेटिव तमिल और 5% इंडियन तमिल। इन दोनों के बीच में टकराव हुआ। मेजोरिटी ने क्या किया कि माइनॉरिटी को कोई सरकार में अहमियत नहीं दिया, जो उनके इंस्टीट्यूशंस थे उसमें अपना दबदबा शुरू कर दिया। अपनी भाषा को पूरे देश की राष्ट्रभाषा मतलब नेशनल लैंग्वेज जो उनकी सिंहली भाषा है उसको लागू कर दिया। ये स्टेप लेके उनको दबाया। तो वही बात है, इंडिपेंडेंस फरवरी 1948 में हुआ, मतलब बहुसंख्यकवाद यानी कि मेजोरिटिज्म का गवर्नमेंट फॉर्म कर दिया। वहां पे कौन कौन सी 3 स्टेप्स पूछेगा कि कौन से 3 स्टेप या 4 स्टेप लिया जिसके कारण वहां पे बहुसंख्यकवाद मतलब मेजोरिटिज्म लागू हुआ, इसकी बात हो रही है। तो द फर्स्ट स्टेप इज 1956 सिंहली लैंग्वेज was adopted as a national language, मतलब 1956 में सिंहली भाषा को राष्ट्रीय भाषा की दर्जा दे दिया। मतलब तमिल भी बोलते हो तो तुमको राष्ट्रीय भाषा सिंहली को ही मानना है, वही बोलना है। तो जो तमिल बोलने वाले तो नाराज हुए। तो पहला स्टेप नेशनल लैंग्वेज का। दूसरा, जो गवर्नमेंट जॉब थे उसमें सिंहली लोगों को प्रायोरिटी दी गई, मतलब प्राथमिकता, प्रायोरिटी दिया गया। प्रायोरिटी जॉब एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, मतलब सिंहली बोलने वाले लोगों की संख्या अधिक थी तो उन्होंने उसमें प्रायोरिटी अपने आप को देना शुरू कर दिया। दूसरा स्टेप, पहला लैंग्वेज, दूसरा प्रायोरिटी जॉब में, और तीसरा और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भी, मतलब कॉलेज में, विद्यालयों में उनको एडमिशन आसानी से और उनको आसानी से नौकरी मिलने लगी। तीसरा, बौद्ध धर्म को अपनाना शुरू कर दिया, क्योंकि सिंहली जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को ज्यादा मानते। तो बौद्ध धर्म को, बुद्धिज्म को प्रोटेक्टेड किया, उसको संरक्षण दिया, और लगभग ऐसा कह सकते हैं कि पूरे देश में उस धर्म को लागू करने की कोशिश किया, या अभी तक भी उसका मामला सुलझा नहीं है। तो 3 स्टेप, एक नेशनल लैंग्वेज थोपने की को इम्पोज किया, दूसरा कि जॉब में और इंस्टीट्यूट में सिंहली को प्रायोरिटी दिया, और तीसरा बुद्धिज्म को मेन लैंग्वेज के रूप में प्रोटेक्ट करने की शुरुआत की, जिसके कारण वहाँ के जो माइनॉरिटी थे यानी कि तमिल बोलने वाले, वो बेचारे नाराज, अलग थलग, अपने आप को अकेलापन महसूस करने, डिजर्टेड फील करने लगे। इन दैट केस अब नाराज होते हैं तो क्या होता है, वो भी अपना ग्रुप बनाना शुरू कर दिया, पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लिया, वो भी अपने अधिकार के लिए लड़ना शुरू किया। दोनों के बीच में सिविल वॉर शुरू हो गया। सिविल वॉर वर्ड का क्या मतलब होता है, देश के अंदर यदि अफरा तफरी हो, दो कोई ग्रुप आपस में इतना लड़ने लगे कि युद्ध जैसा यानी वॉर जैसा फील करने लगे, तो उसको हम कहते हैं गृह युद्ध, इंग्लिश में सिविल वॉर कहा जाता है। ऐसी स्थिति आ गई। तो माइनॉरिटी ने कैसे कैसे क्या किया, यही 2-3 बातें उन्होंने अपना शुरू कर दिया। पहला क्या, एक पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म कर लिया, और उसने कहा कि सिंहली भाषा को जो आपने पूरे नेशनल लैंग्वेज बनाया है उसको नहीं बल्कि तमिल को बनाओ। अब देखो ये अपनी भाषा को इम्पोज करने की बात कर रहा है। दूसरा कहा कि जो गवर्नमेंट जॉब है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है उसमें बराबरी का हक, मतलब इक्वल राइट्स दो, दूसरा स्टेप। इसके बाद बौद्ध धर्म को नहीं बल्कि जो श्रीलंकन तमिल होते हैं मूलतः ब्राह्मण या हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, तो कहा कि बौद्ध धर्म को हम नहीं मानेंगे, हम अपने धर्म को श्रेष्ठ मानेंगे। तो ये 2-3 बातों के कारण दोनों में आज तक टकराव हो रहा है और अभी तक श्रीलंका की स्थिति सुधरी नहीं है। तो 2-3 बातें डेमोग्राफी के बारे में, कौन कौन से जो मेजोरिटी में लोग हैं, जो समूह हैं, उसने कौन से 3 स्टेप लिए जिसके कारण तमिल लोग अलग थलग महसूस करने लगे, और इन्होंने क्या क्या मांग डिमांड रखी, ये सारी बातें स्पष्ट हो गई। ये एक बेकार वाला एग्जाम्पल था जो देश दुनिया के सामने इन्होंने प्रेजेंट किया।
अब आते हैं हम बेल्जियम की बात करते हैं। बेल्जियम ने कैसे सिस्टमेटिक किया? बेल्जियम में क्या है, बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री जिसकी आबादी लगभग 1 करोड़, 1 करोड़ में छोटा, मतलब हमारे तो मुझे बहुत सारे स्टेट इनसे बहुत बड़े हैं। 1 करोड़ आबादी वाला देश, एक समूह है जो डच भाषा बोलते हैं, फ्लेमिश इलाका कहते हैं उसको, उनमें डच बोलने वाले लगभग 59%, और एक वैलोन का इलाका है जो फ्रेंच बोलते हैं जिसकी परसेंटेज 40%। डेमोग्राफी को समझिए, 4 बातें, 2-4 बातें बस याद रखना। पॉपुलेशन 1 करोड़, कौन से 2-3 समूह रहते, एक तो वैलोन और एक फ्लेमिश। फ्लेमिश कौन सी भाषा बोलते, डच, कितना परसेंटेज है उनकी, 59, और फ्रेंच बोलने वाले लोगों की संख्या कितनी है, 40%, मतलब 60 के आसपास, 60 के आसपास आप इसको बोल सकते हैं। तो और 1% पूरे देश में जर्मन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका जो बेल्जियम का बॉर्डर है वो फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से लगता है। कौन से 4 कंट्री से, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग से लगता है। तो फ्रांस और जर्मनी सब आप समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पे 2 कम्युनिटी कह सकते हैं कि रहता है मुख्य रूप से, जर्मन को यदि हटा दिया जाए 1% को, तो वैलोन 40% और फ्लेमिश 59%, मतलब डच भाषा बोलने वाले 59% और फ्रेंच बोलने वाले 40%। यहाँ पे भी इस तरह की अव्यवस्था लागू हो सकती थी, कियोस्क हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने क्या किया, एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि पूरे देश में स्थिति ये है 59 और 40 का, लेकिन इसकी जो कैपिटल है, मतलब राजधानी, इसकी राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है, ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है, ब्रुसेल्स इसकी राजधानी है। जहां पे डेमोग्राफी कुछ अलग है, मतलब ऊपर, मतलब पूरे देश में फ्रेंच कम है, लेकिन ब्रुसेल्स में 80% फ्रेंच बोलने वाले हैं, मतलब वैलोन है, 80% फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं और 20% डच बोलने वाले हैं। ठीक उल्टा देश का, मतलब पूरे देश की स्थिति से जस्ट उल्टा। लेकिन इन्होंने क्या किया, इन्होंने 2-3 स्टेप लिए कि 3 लेवल टियर ऑफ गवर्नमेंट का फॉर्म बनाया, 3 स्तरीय सरकार का निर्माण किया। 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे देश में लागू होगा, कम्युनिटी गवर्नमेंट जहां पे जिसकी संख्या ज्यादा है वो अपने हिसाब से चलाएंगे, मतलब इधर फ्लेमिश, इधर वैलोन, मतलब डच वाले अपने ढंग से चलाएंगे और फ्रेंच अलग। और तीसरा कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट का मतलब है कि अब जिसकी संख्या ज्यादा है, छोटे इलाकों में अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को बचाने के लिए लोकल लेवल पे भी वो गवर्नमेंट चला सकते हैं। तो 3 स्तरीय सरकार का निर्माण किया, 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, जिसके कारण देश में किसी तरह का कोई केओस उत्पन्न न हो। तो 3 लेवल ऑफ गवर्नमेंट इन्होंने बनाया, एक और पूरे देश में इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया, मतलब बराबरी का प्रतिनिधित्व। भले ही 59 और 40% का डेटा हो, लेकिन कहा पूरे देश में, चाहे इंस्टीट्यूट हो, मतलब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो या जॉब हो या किसी भी तरह की बात हो, तो उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे। दूसरी बात, ब्रुसेल्स में जो आप अलग स्थिति देखते थे वहां पे भी अलग होता था, वहां पे भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन ब्रुसेल्स ऑल्सो, मतलब पूरे से कंट्री में भी और ब्रुसेल्स में भी, दोनों में इक्वल रिप्रेजेंटेशन सभी कम्युनिटी के लोगों को दिया गया। तीसरा, स्टेट को ज्यादा पावरफुल बनाया, क्योंकि असली आबादी और अपने कल्चर और अपनी संस्कृति और अपने ढंग से रहने वाले स्टेट में थे, तो सेंटर से ज्यादा पावर स्टेट को दिया गया ताकि किसी तरह की कोई असंतुष्टि पैदा ना हो। फिर इसके बाद, नीड मेजोरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटी टू फॉर्म अ न्यू लॉ, मतलब किसी नए कानून का निर्माण होगा, किसी नए लॉ को फॉर्म करेगा, तो दोनों कम्युनिटी के लोगों की मेजोरिटी चाहिए। मतलब मान लो एक कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, मान लो 80%, तो वो केवल दे दिया तो मेजोरिटी हो गया, नहीं, मतलब जो 20% वाले हैं उनके मेजोरिटी में भी लोग यदि बोलेंगे तभी नया कानून का निर्माण होगा। तो इसलिए मैंने लिखा नीड मेजोरिटी ऑफ बोथ कम्युनिटी टू फॉर्म न्यू लॉ, नए कानून को फॉर्म करने के लिए दोनों कम्युनिटी की संख्या अधिक होनी चाहिए। और इसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट हैज 3 पावर, कल्चर, लैंग्वेज एंड एजुकेशन, मतलब जो कम्युनिटी सरकार है, सामुदायिक सरकार, आपसे पूछेगा सामुदायिक सरकार क्या है, लोकल लेवल पे जो गवर्नमेंट था उसको, तो जो कम्युनिटी गवर्नमेंट है उन्हें कल्चर, लैंग्वेज और एजुकेशन को संरक्षण और उसको बढ़ावा और उसको अपने ढंग से जीने का अधिकार
की शक्ति दी गई। तो इस प्रकार से दोनों की बातें हो गई। अब हम आगे की बात पढ़ते हैं। अब प्रश्न उठता है कि दोनों देशों के एग्जाम्पल के बाद अब ये प्रश्न उठा कि सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। सत्ता की साझेदारी अलग अलग कम्युनिटी के बीच में क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए आप अपने ढंग से पॉइंट लिख सकते हो कि दो कम्युनिटी आपस में टकराए नहीं, मतलब दोनों मिलजुल कर रहे, शांति रहे, दोनों को अपना एक अधिकार मिले। ये सारी बातें जो मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, सत्ता की साझेदारी क्यों, इसको एक्सपेंड करके लिखना है। मैंने नोट्स टाइप का बनाया मेन, बाकी तो नोट्स आपको भेजा जाएगा, आप खुद से भी करोगे। टू रिड्यूस द कंफ्लिक्ट ऑफ ग्रुप्स, मतलब दो समूहों के बीच में टकराव नहीं हो, इसके लिए पावर शेयरिंग जरूरी है। ठीक है। टू एस्टैब्लिश स्टेबल गवर्नमेंट, एक स्थायी सरकार बनी रहे, मतलब एक कम्युनिटी की गवर्नमेंट बनेगी तो दूसरा नाराज रहेगा तो हमेशा उस सरकार को गिराने की कोशिश करेगा, तो ऐसी स्थिति ना हो। टू एस्टैब्लिश स्टेबल गवर्नमेंट, मतलब स्थायी सरकार, मजबूत सरकार बने। टू स्टॉप मेजोरिटीज्म, मतलब बहुसंख्यकवाद हावी ना हो अल्पसंख्यक पे, इसके लिए पावर शेयरिंग की आवश्यकता है कि दोनों को सत्ता में अधिकार मिले। टू स्टॉप द फीलिंग ऑफ आइसोलेशन ऑफ माइनॉरिटी, मतलब जो अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी के लोग हैं, वो एक देश में रह के अकेलापन महसूस न करें, बेगानापन महसूस न करें, उन्हें भी लगे कि मेरा भी देश है और मैं भी इस देश के लिए योगदान दे रहा हूँ। टू डिसेंट्रलाइज द पावर, सत्ता के विकेंद्रीकरण के लिए, जैसे ही सत्ता पावर एक हाथ में आता है तो उसका दुरुपयोग मिसयूज होने लगता है, तो इसके लिए पावर को डिसेंट्रलाइज यानी विकेंद्रीकरण किया जाता है कि एक दुरुपयोग करे तो दूसरा स्टॉप कर सके। These are the points which can be said to answer this question. अब है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। आपसे पूछेगा कि सत्ता की साझेदारी के रूप क्या क्या है, मतलब किस किस रूप में सत्ता की साझेदारी होती है, पावर शेयरिंग होती है। तो सत्ता की साझेदारी के रूप है हॉरिजॉन्टल डिवीजन, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल का मतलब जानते हैं क्षैतिज रूप में सत्ता का, ऐसे क्षैतिज। वर्टिकल का मतलब ऊपर नीचे। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट मतलब एक देश में अलग अलग कम्युनिटी के लोग रहते हैं, दो तीन कम्युनिटी है, तो उन कम्युनिटी को अपने ढंग से जीने का अधिकार दिया जाए, उसका वो अपना कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेवल पे दिया जाए, तो उसको हम कहते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। कोएलिशन गवर्नमेंट, मतलब कोएलिशन का मतलब होता है कि आपस में मिलजुल कर दो, एक बड़ा एक छोटा मिलकर जब सरकार का फॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा डिटेल्स में बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर का मतलब है कि बराबरी रूप से पैरेलल ढंग से दो या तीन या सरकार या शक्ति का बंटवारा होता है बराबरी लेवल पे, तो उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर, हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर। और वर्टिकल का मतलब होता है कि स्टेट लेवल पे, मतलब सेंटर है, स्टेट है और लोकल है। सेंटर को ज़्यादा पावरफुल बनाया गया कहीं पे, स्टेट को कहीं पे ज़्यादा। हमारे देश में सेंट्रल ज़्यादा पावरफुल है और स्टेट थोड़ा सबसे कम है। यदि दोनों के बीच में आपने वर्टिकल पावर शेयरिंग में देखा होगा कि तीन सूची लिस्ट हैं, आगे शायद 9th क्लास में आगे है, देयर आर 3 लिस्ट ऑफ लिस्ट है। कौन कौन सा? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इस तरीके से भी सत्ता की को डिसेंट्रलाइज किया गया पावर को। संघ सूची में स्टेट, यूनियन लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाते हैं, स्टेट में स्टेट और कंकरेंट में जो दोनों का होता है। कोई जब क्लियर नहीं हो तो सेंट्रल लेवल सेंटर बनाएगा। इसमें क्या होता है हॉरिजॉन्टल डिवीजन पावर में? इसमें लेजिस्लेटर, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव, मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। हॉरिजॉन्टल पावर डिवीजन ऑफ पावर में इसका एग्जांपल दे सकते हैं। कौन कौन सा? विधायिका मतलब लेजिस्लेटर, जिसमें संसद और विधानसभा आता है। विधायिका, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव, जो IAS ऑफिसर सब है जो पूरे कानून को इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूटिव्स। और न्यायपालिका मतलब जिसमें भी जुडिशरी आता है, न्याय जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सारी बातें। तो ये हॉरिजॉन्टल का है, लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। और वर्टिकल में क्या होगा? स्टेट, सेंटर, लोकल। इसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट में बताया, जैसे जर्मनी में 2 कम्युनिटी के अलग अलग लोग हैं, सेंटर पे तो बराबरी कार्य कर, लेकिन स्टेट में उनको थोड़ा थोड़ा अपना ढंग से जीने का अधिकार दिया, तो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाते हैं लोकल लेवल पे।
और कोएलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है, कभी कभी कोएलिशन का मतलब बड़ी पार्टी छोटी पार्टी आपस में मिलकर मेजोरिटी उनको छूते हैं तब गवर्नमेंट का निर्माण होता है। मतलब केवल गवर्नमेंट में उदाहरण में नहीं आएगा, किसी देश में भी यदि बड़ी पार्टी जो संख्या में है, मेजोरिटी में है, वो छोटी पार्टी का या कम जिनकी संख्या उनका सहारा लेते हैं एक लॉ फॉर्म करने के लिए, गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए, तो उसको कोएलिशन फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।